सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं। सबसे पहले हमको यहाँ देखना है कि सामाजिक आंदोलन होता क्या है। जब हम सामूहिक रूप से संगठित होकर के समाज के हितों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास करते हैं वो सारे के सारे प्रयास सामाजिक आंदोलन कहलाते हैं। जैसे सामाजिक आंदोलन के जो प्रयास होते हैं वो सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। समाज में व्याप्त किसी बुराई या कुरीति या समाज के हित के लिए हम जो भी प्रयास करते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक से तात्पर्य होता है कि हम अहिंसात्मक तरीके से शांतिपूर्ण विरोध या लोगों को समझा करके सभाएं करके हम समाज के हितों को पूरा करते हैं, हितों को साधने का प्रयास करते हैं। अथवा नकारात्मक आंदोलन हम हिंसात्मक तरीके के द्वारा, कुछ लोग किडनैपिंग के द्वारा या कुछ लोग अन्य सरकार का विरोध, अन्य तरीकों से सरकार का विरोध करके, जैसे रेल रोको, हाईवे पर जाम लगा देना इत्यादि तरीके नकारात्मक के अंतर्गत आते हैं और इनके द्वारा भी हम समाज के हितों को पूरा करने के लिए, हितों को साधने का प्रयास करते हैं। ये सामाजिक आंदोलन होते हैं। चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी आंदोलन होते हैं सभी सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हर आंदोलन कहीं ना कहीं मनुष्य का हित करता है। तो जितने भी आंदोलन हैं वैसे सभी के सभी सामाजिक आंदोलन कहलाते हैं। लेकिन इनमें सूक्ष्म अंतर होता है और उसी अंतर को हम ध्यान में रखते हुए, उसी अंतर को दृष्टिगत रखते हुए हम देखेंगे कि सामाजिक आंदोलन जो है वो हैं क्या और इनकी विशेषताएं क्या हैं। तो हमने अभी आपको सामाजिक आंदोलन के बारे में बता दिया है कि सामाजिक आंदोलन सामूहिक रूप से समाज के हितों को साधने या उनको पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयास कहलाते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं इनके विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता है सामूहिक प्रयास। सामाजिक आंदोलन में हम सामूहिक प्रयास करते हैं, किसी एक के प्रयास से समाज के हितों को नहीं साधा जा सकता है, इसलिए हमारे प्रयास सामूहिक होते हैं और इस प्रकार से हम समाज के हितों को पूरा कर पाते हैं सामूहिक प्रयासों से। इसकी दूसरी विशेषता या दूसरा लक्षण अगर हम देखते हैं तो यहाँ आता है जनहित में परिवर्तन हेतु प्रयास। हम उन परिवर्तनों को जो वांछनीय होते हैं जनता के हित में, समाज के हित में, सामूहिक हित में, तो हम उन परिवर्तनों को लाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो परिवर्तन नागरिकों में, जनता में, समाज के सदस्यों में लाने हों या फिर शासन की नीतियों में हमें परिवर्तन लाने हों। ये सारे के सारे परिवर्तन जो जनहित में होते हैं, सामूहिक रूप से समाज के हित में होते हैं, उन परिवर्तनों को लाने का प्रयास सामाजिक आंदोलन के द्वारा किया जाता है। सामाजिक आंदोलन की दूसरी विशेषता है। सामाजिक आंदोलन की तीसरी विशेषता है सामूहिक रूप से जितने भी नागरिक हैं या जितने भी समाज के सदस्य हैं, इनमें सामाजिक रूप से या सामूहिक रूप से संगठित होकर के इनमें जागृति लाना, इनको जगाना। जैसे समाज में नशा बहुत बड़ी बुराई है, इस नशा के दुष्प्रभाव हम जब समाज में जाते हैं, लोगों को बताते हैं, नाटकों के द्वारा, सभाओं के द्वारा और विभिन्न प्रकार के गीतों के द्वारा, विभिन्न प्रकार की झांकियों के द्वारा लोगों में हम ये प्रचार प्रसार करते हैं, उनको ये बताते हैं कि ये नशा से कितनी बड़ी बुराइयां हैं, नशा में कितने बड़े दोष छिपे हैं, इससे आपके परिवार, समाज, आने वाली पीढ़ी को क्या हानियां होंगी। तो कुछ लोग निश्चित रूप से इस पर अमल करते हैं और नशा मुक्ति की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। तो ऐसे प्रयास भी लोगों को सामाजिक हित के लिए सामूहिक रूप से जागृत करना, उनको सजग करना, ये भी सामाजिक आंदोलन की एक विशेषता है। चौथी विशेषता है सामाजिक आंदोलन राज्य के या समाज की बुराइयों के विरुद्ध होते हैं। जो भी सामाजिक आंदोलन होते हैं वो किसके विरुद्ध होते हैं? या तो राज्य के विरुद्ध होंगे, क्योंकि राज्य ने कहीं ऐसे नियम बना दिए जिससे समाज का अहित हो रहा है, तो ये राज्य के विरुद्ध हो जाते हैं। और यदि समाज में कुछ बुराइयां व्याप्त हैं, उन बुराइयों को दूर करने के लिए भी सामाजिक आंदोलन होते हैं। आप लोगों को विदित होगा, सामाजिक आंदोलन में हमने देखा है राजा राम मोहन राय हैं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं, श्रीमती एनी बेसेंट हैं, महादेव गोविंद रानाडे हैं, बहुत सारे समाज सुधारक हमारे समाज में हुए हैं जिन्होंने सामाजिक आंदोलन चलाए हैं। राजा राम मोहन राय ने जब देखा कि हमारे यहाँ समाज में एक बहुत बड़ी बुराई पैदा हो चुकी है, सती प्रथा,
सती प्रथा का चलन इतना चल पड़ा था कि किसी भी पुरुष की स्त्री हो, यदि वो विवाहित है तो उसकी पत्नी को चिता के साथ जिंदा जलाया जाना है। इतनी क्रूरता बरती जाती थी। कुछ महिलाएं स्वेच्छा से इसके लिए पहले से तैयार रहती थी कि अब हमारे पति की मृत्यु हो गई, अब हमको भी मरना होगा। कुछ महिलाएं तैयार नहीं हो पाती थी, तो ऐसी महिलाओं को पूरे श्रृंगार करके उनके हाथ पैर बांध करके चिता पर लेटा दिया जाता, क्योंकि जब चिता को अग्नि दी जाएगी तो वो महिला छटपटाएगी, हो सकता है चिता से बाहर आ जाए, इसलिए उसको हाथ पैर बांध दिए जाते थे कि अब उसका अंतिम समय आ चुका है। और उसको तो बड़ी क्रूरता से कुछ महिलाएं बहुत विरोध भी करती थीं, लेकिन लोग, गांव की महिलाएं, गांव के पुरुष ज़बरदस्ती उसको चिता पर लेटा देते थे। तो राजा राम मोहन राय ने देखा कि ये तो जघन्य अपराध है। एक जीते जागते व्यक्ति को अगर मृत्युदंड की सजा दी जाए तो ये जघन्य अपराध कहलाएगा, वो निर्दोष व्यक्ति, उसका कोई दोष नहीं है। तो जाकर के इस पर उन्होंने तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक से मशविरा करके उनको ये बताया कि हमारे किसी भी धार्मिक ग्रंथ में ऐसा उल्लेख नहीं है। तो सती प्रथा पर उन्होंने रोक लगवाने के लिए प्रयास किए थे, जिससे समाज का हित हुआ था। तो ये भी एक सामाजिक आंदोलन था। हमारे समाज में विधवाओं का विवाह अपराध माना जाता था। विधवाओं को अछूतों से भी ज़्यादा गिरी हुई श्रेणी में डाल दिया जाता था। एक विधवा स्त्री का जीवन नरकीय जीवन था। ज़्यादातर महिलाएं तो इसीलिए सती प्रथा को अपनाती थी, सती होना स्वीकार करती थी कि अगर हम बच भी गए तो हमारा जो विधवा अवस्था का जो जीवन है ये नरकीय जीवन होगा, इसमें तो हमें प्रतिदिन मरना है। चिता पर तो एक बार मरना है, इसमें तो प्रतिदिन मरना है। उनका जीवन इतना नरकीय था। उनके बाल काट दिए जाते थे, गांव से बाहर उन्हें रहने के लिए रखा जाता था, गांव में नहीं आ सकती थी, 10 बजे के पहले वो अपने घर से नहीं निकल सकती थी, श्रृंगार नहीं कर सकती थी, किसी प्रकार के सुगंधित द्रव्य का प्रयोग नहीं कर सकती थी, किसी उत्सव में शामिल नहीं हो सकती थी, नंगे पैर रहना पड़ता था। और यहाँ तक कि जो भोजन करती थी उस भोजन में कोई भी मसाले युक्त या तेल युक्त सब्जी का प्रयोग नहीं कर सकती थी। केवल कुछ हल्के फुल्के भुरते या कुछ हल्की फुल्की चीज़ बना करके वो अपना जीवन व्यतीत करती थी। यहाँ तक कि उनकी रोटियाँ भी निश्चित थी कि केवल इतनी रोटी खाएं जिससे तुम जीवित बनी रहो। उनके घर में, उनके परिवार में यदि कोई उत्सव होता था तो वो उत्सव में सम्मिलित नहीं हो पाती थी। उनको बहुत ही नरकीय जीवन व्यतीत करना पड़ता था, इसलिए ज़्यादातर महिलाएं सती होना ही स्वीकार कर लेती थी। तो इन बुराइयों को दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय ने जो प्रयास किए, ये सामाजिक आंदोलन था और समाज में उन्होंने ये बुराइयां दूर भी की। इसके बाद हमारे यहाँ विधवाओं की जो हम बात कर रहे थे कि विधवाओं के साथ बहुत अन्याय होता था समाज के द्वारा, तो इसको दूर करने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने सबसे पहले बंगाल में एक विधवा का विवाह करा करके इस आंदोलन की शुरुआत की। और उन्होंने प्रचार प्रसार किया, लोगों को बताया, लोगों को जगाया, जागृत किया कि हमें समाज की जो बुराई है, विधवाओं का विवाह ना होना, तो हमें विधवाओं का पुनर्विवाह करना होगा जिससे वो अपना जीवन नए सिरे से प्रारंभ कर सके। तो ये जो बुराई थी इसको मिटा दिया गया। छुआछूत के लिए बहुत सारे आंदोलन चले, अछूतों के साथ भी बहुत दुर्व्यवहार होता था, उनको हम कह सकते हैं नरकीय जीवन या अमानवीय जीवन व्यतीत करना पड़ता। तो ऐसी इस बातों को दूर करने के लिए, इन बुराइयों को दूर करने के लिए हमारे जो भी समाज सुधारक हुए, उनने जो भी प्रयास किए, उन प्रयासों से आज ये बुराइयां दूर हुई हैं। सती प्रथा, विधवा विवाह, अछूतोद्धार और हम कह सकते हैं इसमें दहेज प्रथा, नशा मुक्ति इत्यादि सब सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में आते हैं। अब प्रश्न अगला आता है, समाज कल्याण के 2 उद्देश्य। समाज कल्याण के 2 उद्देश्य यदि हमें बताना है तो हम समाज कल्याण के उद्देश्यों को अगर लेकर चलते हैं तो यहाँ हम आपको और समाज का कल्याण यानी समाज का हित करते हैं, समाज का भला करने के लिए हम जो भी प्रयास करते हैं उनके उद्देश्य क्या होते हैं। समाज हमारा प्रगति पथ पर आगे रहे, समाज हमारा सभ्य हो, समाज हमारा श्रेष्ठ हो, हमारा समाज विश्व में अपनी छाप छोड़े, हमारा समाज ऐसे इतिहास का निर्माण करे, ऐसे गौरवमय इतिहास का निर्माण करे
कि आने वाली पीढ़ियां हमारे समाज को याद रखें। समाज कल्याण के यही उद्देश्य होते हैं। हमारा अगला टॉपिक है समाज कल्याण के उद्देश्य। अब समाज कल्याण, कल्याण को अंग्रेजी में वेलफेयर बोलते हैं। तो समाज कल्याण के उद्देश्यों को अगर हम देखें तो सबसे पहले समाज को सशक्त बनाना। आपकी नज़र में, आपकी दृष्टि में सशक्त कौन है? एक वह व्यक्ति जो बहुत सारा दूध पीता है, बहुत सारे अंडे खाता है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट खाता है और बहुत अच्छा व्यायाम करता है, क्या वो सशक्त है? या वो व्यक्ति सशक्त है जो बहुत ज़्यादा ज्ञान रखता है, जिसके पास हर प्रकार की नॉलेज है, जिसको कानून का अच्छा ज्ञान है, वो व्यक्ति सशक्त है? या फिर वो व्यक्ति सशक्त है जो अपने शरीर में ताकत सजोए बैठा है? आपकी नज़र में कौन सशक्त हो सकता है? निश्चित रूप से हम कहेंगे, अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम निश्चित रूप से कहेंगे कि वो व्यक्ति होगा जो बहुत सारा खाता पीता है, मजबूत शरीर वाला है। लेकिन यदि हम पढ़े लिखे हैं, हम इस बात को जानते हैं कि सशक्त वो नहीं है। सशक्त वो है जिसके पास ज्ञान है, जो शिक्षित है, जो कानून का ज्ञाता है, वो व्यक्ति सशक्त है। क्योंकि वो व्यक्ति अपनी बुद्धि बल से, उसके पास बाहुबल है, इसके पास बुद्धि बल है। अपनी बुद्धि बल से वो किसी को भी अपने बस में कर सकता है। अगर उस व्यक्ति से कहा जाए कि एक जंगल में एक भालू या शेर आ रहा है, उसको बस में करो, तो वो उससे भिड़ जाएगा। कौन? जो ड्राई फ्रूट खा रहा था, बहुत अच्छा बॉडी बना के रखी। और एक वो व्यक्ति जो कुशल बुद्धि रखता है अपने अंदर, जिसमें बौद्धिक कौशल है, वो व्यक्ति उससे भिड़ेगा नहीं। वो उस जानवर को अपने काबू में करने का प्रयास करेगा और इस प्रकार काबू करेगा कि उसके इशारे पर वो जानवर नाचेगा। तो शक्तिशाली, बौद्धिक बल वाला व्यक्ति शक्तिशाली होता है। तो हमारा समाज को अगर हमें कल्याण करना है तो इसके लिए हमें समाज को कैसा बनाना है? सशक्त बनाना है। और सशक्त कैसे बनेगा समाज? जब समाज में ज्ञान का संचार होगा तो समाज कैसा बनेगा? सशक्त। तो समाज कल्याण के लिए हमें क्या, हमारा पहला उद्देश्य है समाज को सशक्त या शक्तिशाली बनाना। शक्तिशाली बनाने के लिए हमें समाज को शिक्षित करना होगा। हमें समाज में जागरूकता, जागृति, चेतना या जागरण करना होगा। आपने देखा होगा राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। कभी प्रश्न आ जाता है पुनर्जागरण का अग्रदूत कौन है? तो राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। पुनर् का तो मतलब है री, फिर से। जागरण मीन्स जागृत होना। कॉमन बात है, हम सुबह प्रतिदिन पुनर्जागृत होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। पुनर्जागृत का मतलब है पहले हम जागृत थे, फिर हम सो गए और फिर जागे। इसका मतलब है भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज पहले जागृत थी, पहले बहुत सारे ज्ञान थे हमारे पास, बहुत सारी हमारी अच्छी सोच थी, अच्छे चीज़ों का हमें पता था, लेकिन बाद में हम अज्ञानता के दलदल में फंस गए, अंधकार में चले गए। अब हम चाहेंगे कि हम फिर से जागें और फिर से हम उसी आध्यात्मिकता के द्वारा जागते हैं, शिक्षा के द्वारा जाग सकते हैं। जब शिक्षा जन जन तक पहुंचेगी, हर मनुष्य तक, समाज के हर सदस्य तक, हर निचले व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचेगी, तो समाज में जागृति आएगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? समाज को सशक्त बनाने के लिए समाज में हमें जागृति लाना है। वो जागृति शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकती है। दूसरा समाज का उद्देश्य, समाज का चहुमुखी विकास करना। समाज कल्याण का दूसरा उद्देश्य है समाज का चहुमुखी विकास। ये चहुमुखी का मतलब है चार मुख से विकास, अर्थात दिशाएं कितनी है? चार। चारों दिशाओं में विकास। हमारे जीवन के जो भी क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों में हम अगर विकास करते हैं, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का हो, स्वास्थ्य का हो, जो भी हमारे जीवन के क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों में यदि हमारा विकास होता है तो हम इसको कहते हैं चहुमुखी विकास।
केवल हम शिक्षित होते जाएं, समाज से दूर हो जाएं, तो भी ये हमारा चहुमुखी विकास नहीं है। हम समाज से भी जुड़े रहें, हम शिक्षित भी हों, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, हमारी बुद्धि भी प्रखर हो, ये होता है चहुमुखी विकास। हम धर्म पर चलें, हमसे कोई अपराध ना हो, ये सब चीज़ें होती रहें, तो ये क्या होता है? चहुमुखी विकास। तो हमारे समाज कल्याण का दूसरा उद्देश्य है समाज का चहुमुखी विकास करना, जिससे समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़े और समाज का हर व्यक्ति सुखपूर्वक निर्भयता के वातावरण में अपना जीवन व्यतीत कर सके। अगर हमें इसके बाद भी कोई और उद्देश्य लिखना है समाज का, समाज कल्याण का, तो हम और भी उसके उद्देश्य लिख सकते हैं, लेकिन हमसे हमारा जो प्रश्न था वो केवल 2 उद्देश्य की बात कर रहा था, तो यहाँ समाज कल्याण के उद्देश्य हो चुके हैं। अगला है जनजातीय आंदोलन क्या है। हमने आपको बताया था अभी, आंदोलन का मतलब होता है समाज के या एक समूह के सामूहिक हितों को साधने के लिए, हितों को पूरा करने के लिए सामूहिक रूप से किए जाने वाले प्रयासों को आंदोलन कहते हैं। अब बात करते हैं हम जनजातीय आंदोलन। जनजातियां जो होती हैं, शेड्यूल ट्राइब्स जो होती है, इन जनजातियों के जो भी हित हैं, इन हितों को पूरा करने के लिए जनजातीय लोग जो आंदोलन करते हैं या जो प्रयास करते हैं, वो जनजातीय आंदोलन कहलाते हैं। जैसे जनजाति अपनी जाति को शुद्ध मानते हैं, ध्यान रखना, जनजाति लोग अपनी जाति को शुद्ध मानते हैं और वो अपने आप को यहाँ का आदिकालीन निवासी बताते हैं। वो कहते हैं हम भारतीय हैं, आप लोग भारतीय नहीं हो, हम में कोई मिलावट नहीं है, आप में मिलावट हो सकती है, हमारी जो जाति है हम जंगलों में रहे। क्योंकि उनका एक सबसे बड़ा सिद्धांत था पृथक्करण का सिद्धांत। वो अपने आप को समाज से पृथक रखते थे। वो इस ऐसी जगह निवास करते थे जहाँ समाज के और व्यक्ति ना पहुँच सकें, जहाँ उनका ही बनाया हुआ कानून रहता था, उनके कबीले के बनाए हुए नियम प्रथाएं लागू होती थी, सब कुछ उन्हीं के हिसाब से होता था। उनके पास किसी प्रकार का कोई और व्यक्तियों से संपर्क वो नहीं चाहते थे कि हम तक कोई सड़क बने, हम तक लोग पहुँचें, ऐसा वो कुछ नहीं चाहते थे। वो अपने आप को पवित्र और क्या नाम कह सकते हैं, अपने आप को पवित्र बनाए रखे, जिससे समाज से वो बचे रहे, समाज की बुराइयां उनमें ना आ सके। इसके लिए उन्होंने अपने लिए एक पार्टीशन बना रखा था कि हम जंगल में रहें। हमारे देश में विभिन्न आक्रांता जो लोग थे, बाहर से आक्रमणकारी थे, वो यहाँ आते थे, आक्रमण करते थे और हमारी समाज को दूषित करते थे। हमारे यहाँ की स्त्रियों से विवाह करते थे, संतान पैदा होती थी और इस प्रकार हमारी समाज में मिश्रण शुरू हो गया। लेकिन आदिवासियों ने अपने आप को, जनजातियों ने अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखा। हमारी समाज में बाल विवाह, विधवा विवाह या फिर छुआछूत और भी जो समस्याएं थी वो उत्पन्न हुई, लेकिन आदिम समाजों में, जनजातीय समाजों में ये समस्याएं कभी भी उत्पन्न नहीं हो पाई, क्योंकि वो अपने आप को सबसे अलग रखते थे, पता ही नहीं चलता था। आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में कोई बच्चा या 2-4 लड़के किसी व्यसन की तरफ चले जाते हैं, दुर्व्यसन की तरफ चले जाते हैं, तो अच्छे परिवार के लोग कहते हैं कि भाई उन बच्चों से दूर रहना, वो बच्चे दुर्व्यसनों में लिप्त हैं, तुम पर इसका असर ना हो जाए। इसीलिए वो उनको अलग रखते हैं या तो कहीं और उन्हें शिफ्ट कर देते हैं कि वो इनका इस पर प्रभाव ना पड़े। मान लेते हैं कुछ बच्चे मोहल्ले के जुआ खेलते हैं, तो अच्छे परिवार के जो लोग हैं वो चिंतित हो जाते हैं कि हमारे बच्चों पर इनका प्रभाव ना पड़े, क्योंकि ये उन्हीं की उम्र, हम उम्र के हैं, तो इन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो इसीलिए जनजाति लोगों ने भी ऐसा ही किया। वो अपने आप को अन्य लोगों से, भारत के और जो जातियाँ थीं, इनसे अपने आप को बचा के रखा, दूर रखा, और अगर उनमें कोई बुराई उत्पन्न हुई तो उसके लिए उन्होंने आंदोलन चलाए। अपने हितों की रक्षा करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाए। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश शासन ने बहुत सारे जंगल कटवाए, उनका रहना मुश्किल हो गया। उन्हें उपयोग किया, चाहे वो संथाल हों या पहाड़िया लोग हों, उन सब लोगों का उपयोग किया उन्होंने। पहले उनको अच्छे से बुलाया, बाद में उनसे काम करवाया, अधिक उनसे टैक्स लिया, कर लिए और बाद में उनको बेघर कर दिया। ऐसे उनका उपयोग हुआ। तो जनजातीय लोगों ने बहुत सारे आंदोलन चलाए, ये सब जनजातीय आंदोलन कहलाते हैं। जनजातियों के या जो जनजातियाँ होती हैं, उनके उद्देश्यों को, उनके हितों को पूर्ति करने के लिए जो भी आंदोलन चलाए वो जनजातीय आंदोलन थे। कृषक आंदोलन, कृषक आंदोलन वो आंदोलन होते हैं जिन आंदोलनों में कृषकों के हितों को पूरा किया जाता है। अब हमारा यहाँ प्रश्न है कृषक आंदोलन के कारण। जब कृषकों को अपने कृषि कार्य में
अपनी फसल बेचने में या प्राकृतिक प्रकोपों से उनको समस्याएं उत्पन्न होती हैं, शासन द्वारा जब उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, शासन के कार्यों से, शासन की नीतियों से उनके अब कोई कृषि प्रभावित होती है या उनके सामने समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो ऐसी दशा में कृषक एकजुट होकर के सामूहिक रूप से शासन का या सरकार का विरोध करते हैं। ऐसे आंदोलन कृषक आंदोलन कहलाते हैं। उनको ज़मीन पर ज़्यादा लगान ले लेना, खाद बीज का महंगा हो जाना, फसलों का सस्ता बिकना, विभिन्न प्रकार के टैक्स, विभिन्न प्रकार की ज़मीनों में हेरा फेरी इत्यादि जब होती है तो कृषक सामूहिक रूप से एकजुट होकर के सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ देते हैं और ऐसे आंदोलन कृषक आंदोलन कहलाते हैं।